हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। तो बेटा आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसका चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो बेटा आपके पास ना टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 to 8 क्वेश्चंस करवाऊंगी और बाकी के जो सभी क्वेश्चंस हैं 9 to 16 वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। तो हमें तो पता ही है हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक हमारी एक्स एक्सिस होती है और एक हमारी वाई एक्सिस होती है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दोनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए बेटा हमारी ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है, ये इस पॉइंट पर। ये पॉइंट हमारा क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या है 0,0। तो हमसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है, 0 है। तो ये सिंपल सा आंसर है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो देखिए बेटा आपने अच्छे से लिख देना है इसे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, उसे ओरिजिन कहते हैं। जिस भी पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0। तो इस तरीके से आपने लिखकर इसको मेंशन कर देना है। चलिए अब अगला हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis? Which quadrant can H lie in? तो देखिए बेटा आपको बोला है कि ना आपके पास एक पॉइंट W है जिसका x कोऑर्डिनेट आपको -5 दिया है। आगे बोला है कि क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके पास ना कोई पॉइंट H है, क्या आप उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। और ये जो पॉइंट H है ना बेटा, ये उस लाइन पर लाई करता है जो लाइन W से पास होकर गुजरती है। ठीक है, जो लाइन W से पास होती है उस पर ये H पॉइंट आपका लाई करता है, और वो जो लाइन है ना वो Y एक्सिस के पैरेलल है। ओके, और हमें ये भी बताना है कि ये जो H पॉइंट होगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो चलिए करते हैं। आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ग्राफ में करते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा फटाफट से। तो देखिए आपको जो पॉइंट W दे रखा है उसका x कोऑर्डिनेट दे रखा है -5। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट आपका कहाँ होगा, ये x एक्सिस पर होगा, ये रही आपकी x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये -5 पॉइंट होगा, है ना, -5 यहाँ पर होगा। x कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है ना -5, तो -5 ये होगा। ठीक, तो यहाँ पर बोला है कि अब ये जो -5 है ना, तो यहाँ से आपकी क्या है, ये जो W पॉइंट है, यहाँ पर W पॉइंट होगा आपका। ठीक, तो यहाँ से क्या है, एक लाइन पास होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ, और ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है ये बोला है कि y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपकी y एक्सिस के पैरेलल है। रुकिए मैं इसको कलरफुल कर देती हूँ तब आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा। तो देखिए अब ये -5 यहाँ पर ये W पॉइंट है आपका, तो यहाँ से -5 से ये देखिए लाइन पास हो रही है आपकी। ठीक है, W पॉइंट से आपकी लाइन पास हो रही है। ओके, और ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये हमें बोला गया है, इस y एक्सिस के पैरेलल दिया गया है। और आपका ये जो H पॉइंट होगा ये इस लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब ये जो H पॉइंट है बेटा वो यहाँ पर भी लाई कर सकता है, यहाँ पर भी लाई कर सकता है, यहाँ पर भी लाई कर सकता है, यहाँ पर भी लाई कर सकता है। ओके, यानी कि आपका H पॉइंट अगर यहाँ लाई करेगा, H पॉइंट अगर यहाँ लाई करेगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आपके पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो सेम रहेगा
-5 और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका पॉजिटिव का होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका h लाई करेगा, देखिए यहाँ पर अगर आपका h लाई करेगा, यहाँ पर अगर आपका h लाई करेगा, ठीक है, x एक्सिस पर अगर यहाँ h लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5, 0, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देती हूँ, समझ आ रही है आपको ये चीज, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए इधर इस साइड अगर आपका h पॉइंट लाई करता है तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5, माइनस का y, है ना, ठीक है ना। यानी कि जो y होगा, y की वैल्यू होगी वो नेगेटिव की होगी, समझ आ रही है ये चीज। यानी कि यही चीज हमसे पूछी थी कि आप क्या पॉइंट h के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट h के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं आपके, ये जो h पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो वो कहीं पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। अगर यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो आपका सेम ही रहेगा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर आपका x कोऑर्डिनेट तो बेटा सेम ही रहेगा, -5 ही रहने वाला है, सिर्फ y आपका चेंज होगा। अगर y यहाँ पर लाई करता है इस क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव होगा, ओके, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका y, तो यहाँ पर आपका लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव का y होगा, x एक्सिस पर लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा, और अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव का होगा, ठीक है, नेगेटिव का होगा। ये चीज समझ में आई, तो y h पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए कि क्या हो सकते हैं। आगे बोला है कि किस क्वाड्रेंट में ये आपका h कोऑर्डिनेट जो है वो क्या कर सकता है, लाई कर सकता है। तो देखिए h क्वाड्रेंट हमारा कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, हमें पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो मेरा जो h पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। ये चीज समझ में आई, तो देखिए इसको आपने लिखकर अच्छे से मेंशन करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो हमारा W पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट -5 दे रखा है। अब इस ये जो W पॉइंट है यहाँ से जो लाइन पास होगी, ठीक है, ये जो लाइन पास होगी बोला है कि ये पैरेलल है किसके, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब y एक्सिस के पैरेलल है और इस लाइन के जो लाइन का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा ना, -5, -5, -5, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा -5, तो x की वैल्यू तो -5 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे h के, -5, y, ठीक है। y क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बेटा। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे, अगर y आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर y आपका 0 होगा तो x एक्सिस पर लाई करेगा, अगर आपका y लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो h जो है, h कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, h कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये चीज समझ में आई, हमसे पूछा था ना h पॉइंट कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसीडर द पॉइंट्स R, A, M एंड P, दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, प्रेडिक्ट। तो बेटा हमें ना ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बोला है कि इन चारों पॉइंट्स को सेम ऑर्डर में ज्वाइन करिए और फिर प्रिडिक्ट करिए। आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके लिए आपको प्रिडिक्शन करनी है, यानी कि अंदाजा लगाना है और बताना है इनका आंसर। तो देखिए एक एक करके करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 2 sides of RAMP that are perpendicular to each other। अब RAMP जो फिगर बनकर आपके पास तैयार होगी उसमें ना 2 साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब वो कौन सी 2 साइड्स होंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, जरा बताइए। तो देखिए अब 2 साइड्स परपेंडिकुलर कब होंगी एक दूसरे के, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, देखिए इस तरीके से ऐसा होना चाहिए ना, एक साइड ऐसी होनी चाहिए और दूसरी साइड ऐसी होनी चाहिए, समझ रहे हो बात आप। एक आपकी वर्टिकल होनी चाहिए और एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, तब वो दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगी। ये बात समझ में आई आपको। एक लाइन आपकी इस तरीके से होनी चाहिए और दूसरी लाइन आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, तब आपकी वो क्या कहलाएंगी, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कहलाएंगी, है ना। अब देखिए
अब मैं ना आपको ये फिगर मैंने यहाँ पर बना रखी है। इस फिगर को वैसे आपको ना लास्ट में बनाना है बेटा। जब आप सारी प्रिडिक्शन करके लिख लोगे फिर अपने क्वेश्चन को आपने वेरीफाई करना है इस फिगर को बना के। तो मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता रही हूँ, इस फिगर को दिखा रही हूँ ताकि आपको पहले ही अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम इसको बाद में भी वेरीफाई करके देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया एक लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, तब वो दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये फिगर बनाकर तैयार करी है। ये जो पॉइंट्स हमें दिए थे मैंने इसको लोकेट कर दिया है। यहाँ पर देखिए RAMP यही 4 पॉइंट्स दिए थे और मैंने ये ड्रॉ कर ली है अपनी फिगर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर देखूंगी ना तो ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइंस मेरी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रही है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ से फिगर से तो देख के इजीली बता दूंगी आंसर, है ना। फिगर देख के तो हम इजीली आंसर यहाँ पे लिख देंगे कि PM एंड MA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन उसने बोला है कि फिगर को बनाने से पहले ही आपको क्या करना है, आपको इनको बताना है प्रिडिक्शन करके, ठीक है। अब वो हम कैसे बताएंगे, एक चीज का हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके ना एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, आपने सेम देखना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। वहां से पता लगेगा कि आपकी जो लाइन है वो कौन सी वर्टिकल है और कौन सी हॉरिजॉन्टल है। ये चीज समझ में आ रही है, कौन सी वर्टिकल लाइन है और कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो देखिए बेटा, अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा तो आपकी वर्टिकल लाइन बनेगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वर्टिकल लाइन बनेगी, खड़ी हुई लाइन। समझ रही हो बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि P, ये देखिए P, सॉरी, यहाँ पर ये P पॉइंट और M पॉइंट में, अब इस फिगर को आप मत देखिए, इस फिगर को आप मत देखिए, आप देखिए कि मेरे पास ना ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन चारों पॉइंट्स में से मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये जो P पॉइंट है इसमें मेरा -5 जो है, और इसमें M जो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसमें भी -5, दोनों में सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है आपका, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम होता है तो इसकी वर्टिकल लाइन बनती है बेटा, ठीक है, वर्टिकल लाइन बनी है ना। देखिए -5 यहाँ पर है, ये रहा -5 और यहाँ पर -5 और -5, देखिए सेम सेम है ना। तो ये आपकी वर्टिकल लाइन बनी, P और M से आपकी ये ज्वाइन करी आपने तो ये खड़ी हुई लाइन बनी है, ठीक है। और अगर आपका y कोऑर्डिनेट सेम होता है तो देखिए यहाँ पर मेरा y कोऑर्डिनेट सेम है, किन दोनों पॉइंट्स में, A और M पॉइंट में मेरा y कोऑर्डिनेट सेम है, -2 तो अगर y कोऑर्डिनेट सेम होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, लेटी हुई लाइन बनती है। ये चीज समझ में आई। तो मैं फिगर को देखे बिना ही बता सकती हूँ कि अगर मेरा x कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है तो इसकी वर्टिकल लाइन बन रही है, ठीक है। अगर मेरा y कोऑर्डिनेट सेम है दो पॉइंट्स में, ठीक है, और एक पॉइंट आपका कॉमन होना चाहिए, है ना, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर M पॉइंट जो है मेरा कॉमन होगा, यहाँ पर देख रहे हो। अब यहाँ पर P से लेकर M तक आपकी वर्टिकल लाइन बनेगी और M से लेकर A तक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो M आपका कॉमन आ रहा है, वहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई आपको कि y कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। और अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो उसकी वर्टिकल लाइन बन रही है। और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलकर ये क्या बन रहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं बेटा। तो ये चीज समझ में आई आपको फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, समझ में आया कैसे आपने अंदाजा लगाना है, ठीक। तो इसको देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर P and M, P and M having same x coordinate, that is -5, है ना। P और M पॉइंट में हमारा x कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है। सो PM इज वर्टिकल, ठीक है, इसकी वर्टिकल लाइन बनेगी। आगे क्या है हमारा, ये जो M और A है, ठीक है, M and A having same
y कोऑर्डिनेट, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। x कोऑर्डिनेट सेम है तो वर्टिकल लाइन बनेगी, y कोऑर्डिनेट सेम है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। दैट इज माइनस का 2 है, ठीक है। सो एम ए इज हॉरिजॉन्टल। एम ए क्या कैसा होगा, कैसी लाइन होगी उसकी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। देयरफॉर पी एम एंड एम ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको ये फिगर को देखे बिना ही बताना है बेटा, ठीक है। इन पॉइंट्स को देख के अंदाजा लगाना है कि कौन सी दो लाइंस मेरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती है। ये फिगर तो आपको लास्ट में बनाकर वेरीफाई करनी है, पहले तो आपको यही पॉइंट्स को देखकर ही प्रेडिक्शन करनी है, अंदाजा लगाना है। तो बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, एक आपकी वर्टिकल होनी चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, दोनों मिलकर हमारा परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो वर्टिकल लाइन के लिए क्या चाहिए कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। किसी दो पॉइंट्स में देखो कौन से दो पॉइंट्स में मेरा एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो उससे हमारी क्या बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। अगर दो बाकी जो दो पॉइंट्स हैं उसमें अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो वहां से मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलकर क्या होंगी, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, एक पॉइंट आपका कॉमन है, एम एम कॉमन है ना, एम पॉइंट पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई आपको। आप फिगर भी देख लो यहाँ पर, है ना, पी एम और एम ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। बोला है कि आर ए एम पी फिगर की ना एक साइड जो है वो पैरेलल है किसी एक एक्सिस के। तो मैंने आपको बताया कि ये वाली लाइन, अब ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मेरी कौन सी थी, पी एम मेरी वर्टिकल लाइन थी। तो ये वर्टिकल लाइन किस एक्सिस के पैरेलल होगी, किस एक्सिस के पैरेलल होगी बेटा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। और ये वाली लाइन कौन सी थी, एम ए लाइन थी, ये किसके पैरेलल होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। है हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन है ना, ये एम ए लेटी हुई लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसको लिख देना है। लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा पी एम इज पैरेलल, पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है। तो पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एम ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक बार हम फिगर में भी देख लेते हैं, वैसे तो इस फिगर को लास्ट में ही बनाना है आपको। देखिए, पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एम ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट आपको दे रखा है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। तो हमें बोला है कि ना दो पॉइंट्स जो हैं वो किसी एक एक्सिस पर मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है। अब बताइए वो एक्सिस कौन सी है, हमें वो भी बताना है। और देखिए लास्ट में आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और वेरीफाई भी करना है। तो मैंने तो आपके लिए ना ये पहले ही प्लॉट कर दिया है ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए। बाकी आपको जिस तरीके से मैंने समझाया है उस तरीके से प्रेडिक्शन करिए, और फिर प्रेडिक्शन करके लास्ट में इन पॉइंट्स को प्लॉट करिए, और फिर देखिए क्या ये मैंने जो फिगर बनाई है और ये जो मैंने अंदाजा लगाया है सब, क्या वो सब सही है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में हमें क्या बताना है, दो पॉइंट्स जो है वो मिरर इमेज बना रहे हैं किसी एक एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब वो एक्सिस कौन सी है वो भी बताना है। अब वो दो पॉइंट्स कौन से हैं हमें बताने हैं। देखिए दो पॉइंट्स कौन से हैं, तो आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, एक तो क्या कि ना आपका अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, आप देखिए एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपका सेम है तो आपके वाई कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए ना उसके साइन जो है वो उल्टे पुल्टे होने चाहिए। रुकिए यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर देखिए आप, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और वाई कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए उसमें आपका नंबर तो सेम होना चाहिए लेकिन साइन जो है वो उल्टा पुल्टा होना चाहिए। तो ऐसे ही आप वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी देख सकते हो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ मेरा वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है,
ठीक है, एक पॉइंट आपका सेम रहना चाहिए, लेकिन जो दूसरा देखिए y कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन क्या x कोऑर्डिनेट का नंबर सेम है ना, यहाँ पे तो -5 है, यहाँ पे तो 0, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि मेरा यहाँ पर x कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट सेम है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो नंबर तो सेम होना चाहिए, लेकिन साइन जो है वो उल्टा पुल्टा होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स मेरी ना मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, मिरर इमेज बनाएंगे। और ये -5 कहाँ पर है मेरा, ये x एक्सिस का पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट है ना, तो ये x एक्सिस पर ये मेरे इमेज बनाएंगे ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी P एंड M, और इसको फिगर में अभी देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी P एंड M, P एंड M। P क्या है हमारे पास -5, 2, ठीक है, एंड M क्या है हमारे पास -5, -2 आर मिरर इमेजेस of each other in x-axis because x coordinate is same and y coordinate have different signs, ये चीज समझ में आई। मिरर इमेज के लिए हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है, या तो x कोऑर्डिनेट सेम हो, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट का नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन साइन जो है वो उल्टा पुल्टा होना चाहिए, ठीक है। मिरर इमेज का अगर क्वेश्चन आ गया आपको अगर तो, और यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर देखिए -5 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। अब ये -5 कहाँ पर है, देखिए -5 सेम है, और यहाँ पर 2 है, प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 है, समझ रहे हो। तो यानी कि ये बीच में आपका मान लीजिए मिरर है, इसके उधर एक पॉइंट है, इसके उधर इधर एक पॉइंट है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के खिलाफ मिरर इमेज बना रहे हैं, तो ये किस एक्सिस के ऊपर बना रहे हैं, एक्स एक्सिस। बीच में क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर इमेज बना रहे हैं। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हो सकता है, अगर वाई कोऑर्डिनेट हमारा सेम होता और एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज होते तो हम कहते कि वो दो पॉइंट्स जो हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर मिरर इमेज बना रहे हैं। ये चीज समझ में आई मिरर इमेज का कंसेप्ट, कि आपका क्या होना चाहिए कि अगर x कोऑर्डिनेट सेम है, बिल्कुल सेम है, और y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ कि मेरा P और M में ऐसा हो रहा है, तो ये जो P और M है यही वो दो पॉइंट्स हैं जो मिरर इमेज बना रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और एक दूसरे के लिए मिरर इमेज बना रहे हैं। और ये किस एक्सिस पर बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। बीच में एक्स एक्सिस है ना आपकी, तो एक्स एक्सिस के इधर एक पॉइंट ये रहा -5, 2, और इधर एक ये रहा -5, -2, ठीक है। ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2, साइन उल्टा पुल्टा रहेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर बना रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, अगर वाई कोऑर्डिनेट के यहाँ मिरर इमेज बनती तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता, एक्स कोऑर्डिनेट के साइन उल्टे पुल्टे होते। समझ में आई बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, प्लॉट पॉइंट Z5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो बेटा आपको बोला है कि ना ये जो आपको पॉइंट दिया है इसे आप प्लॉट कीजिए कार्टेशियन प्लेन पर, फिर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए, उसका नाम दीजिए IZN, और फिर आपके पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनकर तैयार होगा उसकी जो 3 साइड्स होंगी ना उसकी आपको लेंथ भी फाइंड आउट करके बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये जो पॉइंट Z दे रखा है ना इसको हम इस कार्टेशियन प्लेन पर देखते हैं कि कहाँ पर आएगा। हमें पॉइंट दिया है 5, -6, ओके। तो 5 x कोऑर्डिनेट आपका 5 है, y कोऑर्डिनेट आपका -6 है। तो देखिए 5 ये रहा आपका, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या है -6, यानी कि y कोऑर्डिनेट -6 है, हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 यहाँ और ये -6, तो ये पॉइंट हमें पता है कहाँ मिलेगा, 5 से ऐसे नीचे आओ सीधा और -6 से यहाँ देखो ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा ये,
यहाँ पर ये आपका z पॉइंट रहेगा बेटा, z पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको, 5, -6, है ना, 5, -6 z पॉइंट दे रखा है, ठीक। तो देखिए 5 ये -6 ये, इस तरीके से देखिए। अब ये z पॉइंट तो हमने प्लॉट कर दिया, अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जिसमें जिसमें ये जो राइट एंगल ट्राइंगल किस पे बनेगा आपका, z पॉइंट पर, इस z पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। z पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट को ना यहाँ ऊपर 5 से ज्वाइन कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ, और फिर इस z पॉइंट को मैं यहाँ सामने ज्वाइन कर देती हूँ, यहाँ ज्वाइन किया। अब ये दो साइड्स होगी हमारी, अब 5 और ये -6 को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं हम। अब जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से ही बनाना है, बस आपका ये z पॉइंट कॉमन होना चाहिए। आप इससे छोटा भी बना सकते हो, इस तरीके से देखिए यहाँ तक भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ 5 तक ही ज्वाइन करना है और ये -6 तक ज्वाइन करना है। आप बीच में यहाँ पर भी इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो, इतना छोटा भी बना सकते हो, कुछ भी। यहाँ पर देखिए इससे और छोटा भी बनता जाएगा, उसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इस z पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दिया, फिर इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए इसको मैंने i नाम दे दिया और इसको मैं नाम दे देती हूँ n पॉइंट, n, ठीक है। तो यहाँ पर i पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5, 0, है ना, 5, 0, और n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, -6, है ना, 0, -6, ये आ जाएगा आपके पास। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट तो कर दिया हमने, I Z N, Z पे क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल है ना, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये जो तीनों साइड्स हैं इनकी आपको लेंथ निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दिमाग लगाइए आप। अब ये जो IN है इसकी लेंथ क्या होगी, इसका कितना डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ पर ये जो y कोऑर्डिनेट है ये सिर्फ चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, y जो y की वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू को आपस में क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो x कोऑर्डिनेट का आपस में डिफरेंस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो ये वाली लाइन है यहाँ पर देख रहे हो आप, y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट जो है वही चेंज है, उन्हीं को आप आपस में माइनस कर दीजिए, आपके पास z से लेकर n की लेंथ निकल कर आ जाएगी। रही बात इसकी IN की, तो ये तो आपकी क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कहला रहा है, ठीक है। तो या तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, राइट एंगल ट्राइंगल है, या क्या करिए आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी और ये वाली साइड जब आ जाएगी, ठीक है, हाँ देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आ जाएगी, यही हाइपोटेन्यूज बचेगा ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम निकाल लेंगे IN साइड को की लेंथ को, ठीक है। या आप क्या करिए, I के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, N के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला का अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से हम इसको करते हैं। अब आपको समझ तो आ ही गया होगा क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए IN, सबसे पहले IN नहीं सॉरी IZ निकालते हैं हम। IZ कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए आप IZ में आपके पास x कोऑर्डिनेट तो सेम है, y कोऑर्डिनेट कितना है 0 और -6, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस किया और -6 तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 + 6 यानी कि 6 यूनिट्स, ओके 6 यूनिट्स आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है NZ कह लीजिए या ZN कह लीजिए। तो यहाँ पर मैं ZN निकालती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए 5 में से 0 को माइनस करिए, बड़े में से छोटे को करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 यूनिट्स आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसकी लेंथ कितनी आई 6 यूनिट्स, इसकी लेंथ आई 6 यूनिट्स, इसकी लेंथ आई आपके पास 5 यूनिट्स, ओके, इतना समझ में आया। अब हमें क्या चाहिए, IN चाहिए, ठीक है। तो IN कैसे निकालेंगे हम, IN के लिए मैंने बोला
कि आप सबसे पहले क्या करिए, आई का भी आपको कोऑर्डिनेट पता है, एन के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्यों ना हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लें। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे आई आपको दे रखा है 5,0, ठीक है, और z आपको दे रखा है कितना, सॉरी आई एन कितना दे रखा है 0, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास n, ठीक है, n आपको दे रखा है 0, -6। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, लिख लिए। अब आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको ले लेती हूँ x1 y1 x2 y2, इस तरीके से लिख लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए आई एन निकालते हैं हम। आई एन डिस्टेंस फॉर्मूला से आई एन का डिस्टेंस निकालते हैं ना, आई एन साइड जो है हमारे पास। तो यहाँ पर x2 क्या है आपके पास 0, x1 क्या है माइनस का 5 हो जाएगा, 5 है ना, तो बीच में माइनस का साइन। ओके, तो यहाँ पर इसको नेमिंग दे दोगे तो आपको यहाँ पर पुट करने में इजी रहेगा। y2 कितना है -6 और y1 कितना है 0, ये आ गया आपके पास। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 25 + 36, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 61 यूनिट्स, ये आ गया आपके पास। तो ये आई एन, ओके, ये आ गया, ठीक, ये आया आपके पास। नेक्स्ट, और आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी मैं करवा देती हूँ। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको, इसका यूनिट आपको पता है, आई एन का लेंथ पता है 6 यूनिट्स और जेड एन का लेंथ पता है 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्यों ना इसका यूज करके आई एन निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो आई एन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आई एन का स्क्वायर, ठीक है, आई एन का स्क्वायर इज इक्वल टू बी कितना है आपके पास बेस जेड एन का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आई जेड का होल स्क्वायर। नेमिंग दे दी है ताकि आपको इजी रहे। आई एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एन कितना है आपके पास, जेड एन है हमारे पास 5 यूनिट्स, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस आई जेड कितना है 6 यूनिट्स, तो 6 का स्क्वायर। तो ये आई एन, ये स्क्वायर जो है इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो 25 + 36 आई एन कितना आ गया आपके पास √61 यूनिट्स। तो आप दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आई एन की लेंथ जो है वो निकाल सकते हो दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करके। और यहाँ पर तो इन दोनों की लेंथ निकालना इजी था, ठीक है। इजी था इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक आपका x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उन दोनों को आपस में माइनस कर लो। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, और ये तो आपका था डायगोनल था, तो डायगोनल को आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो या डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसको निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलो अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। तो क्वेश्चन में बोला है बेटा आपको कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव नंबर्स ना हो तो वो कैसा सिस्टम होगा, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर नेगेटिव नंबर्स हो ही नहीं तो वो सिस्टम आपका कैसा होगा बताइए। और वो जो सिस्टम होगा क्या वो सभी पॉइंट्स को 2D प्लेन पर लोकेट कर पाएगा, बताइए जरा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जो कार्टेशियन प्लेन है, वो किस इस तरीके का होता है ना। देखिए उसमें क्या होता है, ऐसे x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं x एक्सिस पर, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं y एक्सिस में, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों ही नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो आपको तो ये पता ही है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ऐसा होता है। तो कह रहा है कि ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर नेगेटिव नंबर्स ना हो यानी कि
नेगेटिव नंबर तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, तो ये तीनों को ही कैंसिल कर दो अगर, तो आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा ना आपको, इस तरीके से, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रह जाएगा। तो क्या ये सिस्टम, ये कैसा सिस्टम होगा बताइए ना जरा। ठीक है, सिर्फ कैसा सिस्टम होगा, आपको सिर्फ ये मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें ये नेगेटिव नंबर्स अगर नहीं होंगे तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। तो ये तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम इनकम्प्लीट है ना बेटा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आपके ये नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स के बिना तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, और वो सभी पॉइंट्स को देखिए, अगर सिर्फ यही रह जाएगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रह जाएगा, तो आप 2D प्लेन पर सभी पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सभी पॉइंट्स को हम लोकेट नहीं कर पाएंगे बेटा। ओके, तो इसको मैं वर्डिंग में आपको लिखकर यहाँ पर इस तरीके से आपने लिखना है, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो अपने तरीके से। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड कंटेन ओनली द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द एक्सेस। तो मैंने अभी तो आपको बोला कि अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट ही होगा, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट होगा, है ना। आगे है, इन दैट केस वी वुड हैव ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, सिर्फ हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा जिसमें हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। आगे है, विदाउट नेगेटिव नंबर्स पॉइंट इन द, बिना नेगेटिव नंबर्स के पॉइंट्स इन द सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड। बिना नेगेटिव नंबर्स के तो आप ये सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे। देयरफॉर वी वुड नॉट एबल टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। इसलिए हम सभी पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर पाएंगे 2D प्लेन पर। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स का होना बहुत ही जरूरी है बेटा। सो नेगेटिव नंबर्स आर नेसेसरी, बहुत जरूरी है नेगेटिव नंबर्स का होना एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए नेगेटिव नंबर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आप छोटा छोटा करके भी अपने तरीके से पॉइंट्स में लिख सकते हो। बाकी मैंने इसमें पूरा कवर करा दिया है कि इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में भी करके लिख सकते हो, बस आपको ये समझ आना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आर द पॉइंट्स M, A and G on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining the points। आपको बेटा ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं M, A और G, और आपसे पूछा है कि क्या ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, बताना है आपको। ओके, और आपको ना एक मेथड सजेस्ट करना है इसे चेक करने का, बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए और बिना इन पॉइंट्स को ज्वाइन करे आपको बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। और वो मेथड कौन सा होगा हमारा, हमें पता है कि अगर हमारे पास ना, मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों के डिस्टेंस को, है ना। फिर वो बराबर होना चाहिए किसके, M से लेकर G पॉइंट तक के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ना कोलिनियर पॉइंट्स वाला जो कंसेप्ट है ना वो यूज होगा बेटा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बस ये बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए, आपके पास ये M पॉइंट है, आपको क्या दे रखा है, -3, -4 ये दे रखा है। फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है A पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, 0। फिर दे रखा है आपको पॉइंट G पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6, 8। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ मान लीजिए, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको स्पेशली बोला गया है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स वाला कंसेप्ट जो है वो यूज होगा। ठीक है, वो कैसे, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, M से लेकर A तक का, फिर हम A से लेकर G तक का डिस्टेंस निकालेंगे, उनका सम करेंगे। देखिए M से A प्लस A से G, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, M से लेकर G तक के डिस्टेंस के अगर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक सीधी लाइन पर
लाई करते हैं। ठीक है, ये सेम स्ट्रेट लाइन पर ही हैं ये तीनों पॉइंट्स। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस को ऐड करो, वो mg के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमारे पास क्या मेथड है, डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला को सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है आपके पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अब चलिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले m से लेकर a तक का डिस्टेंस निकालना होगा। ma का डिस्टेंस निकालना होगा और ma के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं आपको यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पर मैं x2 क्या होगा मेरा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे। m के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -3, -4 एंड a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। तो ये देखिए x1 y1 x2 y2। अब यहाँ से फिल करिए, आप पुट करिए, तब आपको इजी रहेगा। देखिए x2 कितना है 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 का स्क्वायर और ये प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 16 कितना आएगा आपके पास, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास, हाँ 25 है ना। देखिए 25 अंडर रूट 25, यानी कि आपके पास आंसर आएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स आ गया। आगे हमें क्या निकालना है, ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस। ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं पहले ए और जी लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। ए के कोऑर्डिनेट 0, 0 एंड जी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 6, 8। इसको नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। अब ए जी निकालते हैं, ए जी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो x2 कितना है 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 36 और ये 64, यानी कि अंडर रूट 100। तो ये 10 यूनिट्स आ गया है ना। आगे हम निकालेंगे m से लेकर g तक का डिस्टेंस। चेक करते हैं m के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, -4 एंड g के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 8। तो ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, mg का डिस्टेंस निकालते हैं अंडर रूट 6 -3 का होल स्क्वायर। देखिए x2 -x1 का होल स्क्वायर होता है ना, प्लस y2 8 माइनस, और ये -4 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 है ना, 12 का होल स्क्वायर। तो आंसर आएगा आपके पास 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस 12 का स्क्वायर करोगे आप तो आपके पास आएगा 114। करके देखना आप। ठीक है, 12 का स्क्वायर करोगे तो 114, इनको ऐड करिए जरा तो आपके पास आएगा 225 है ना, 225 आएगा। तो इसका रूट निकालोगे ना जब आप, तो आपके पास आएगा 15 यूनिट्स आएगा बेटा, 15 यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको वेरीफाई करके देखती हूँ। ma प्लस ag इज इक्वल टू mg, क्या ये हमारा प्रूफ हो रहा है? ये जो हमारी कंडीशन है क्या इसको प्रूफ कर रही, यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रही है? चेक करके देखते हैं। ma कितना है 5 है, ag कितना है 10 है और mg कितना आया है 15 यूनिट्स आया है, यही आया है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया 15 इज इक्वल टू 15, यही आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एम ए और जी जो है तीनों पॉइंट्स, ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है एम ए एंड जी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सो दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स वाला कंसेप्ट यूज हुआ है। वो कंडीशन क्या रहती है कि मैंने आपको बताया,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए ये पूरे के डिस्टेंस के, तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, हमारे ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। तो देखिए बेटा, सेम ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। आपको बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने मेथड जो यूज किया है ना अभी पीछे, ठीक है, उसी मेथड का यूज करके आप ये जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं इन्हें चेक करिए कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते हैं। और आपको ना ग्राफ प्लॉट करना है इन पॉइंट्स का और अपने आंसर्स को चेक करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमारा आया था कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं हमारे सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर उसका भी ग्राफ बनाकर देखेंगे कि हाँ क्या वो सही बात है, क्या वो ग्राफ में तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो चेक करना है और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी देखना है हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, आपको ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये R पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -5, -1, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, -5, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं C के 4, -12 सॉरी। तो मान लीजिए मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ लाइन पे। ठीक है, ये अभी हम मान कर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ओके, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है, लेट करके चल रहे हैं ये। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमारा कंडीशन क्या आना चाहिए कि आर बी प्लस बी सी इज इक्वल टू आर सी। ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आर बी से लेकर आर से लेकर बी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, इसको ऐड करो और वो इक्वल होना चाहिए किसके, आर से लेकर सी तक के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ऐसा हम, ये हमारी कंडीशन कहती है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स तभी कहलाते हैं ना जब वो तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम स्ट्रेट पर लाइन लाई करें, तो ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे ये तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम स्ट्रेट पर लाई कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो चेक करते हैं, चलिए देखिए क्या ये तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अब तो सॉल्व करने पर ही पता लगेगा। तो देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, लिख दिया आपने। अब सबसे पहले हम r से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर r के लिए पॉइंट्स क्या है, -5, -1 और b के लिए क्या है, -2, -5। तो फटाफट से मैं यहाँ पर x1 y1 x2 y2, यहाँ से इजी रहेगा मुझे फिल करने में, यहाँ पर पुट करने में। -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 -1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए -2 प्लस का 5 होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर। सॉरी, ये बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है ना। तो ये आ जाएगा 9 + 16 यानी कि √25 आ जाएगा आपके पास 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स आ गया। अब हमें निकालना है बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, बी सी। ठीक है, बी सी। तो बी के पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, -2, -5 और सी के पॉइंट्स हैं हमारे पास 4, -12। तो मैं नाम दे देती हूँ x1 y1 x2 y2, बड़ा बड़ा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर छोटा छोटा लिख दिया। देखिए, अब ये आ जाएगा √4 -2 का होल स्क्वायर प्लस -12 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास √4 + 2 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक, प्लस -12 + 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास √6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा आपके पास -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √36 + 49
यानी कि आपके पास आया ये √85 यूनिट्स, है ना। 85 यूनिट्स आ गया, ये आया है। चलिए आगे करते हैं, हमें निकालना है R से लेकर C तक का डिस्टेंस। अब R से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो R कितना दे रखा है आपको -5, -1, C कितना दे रखा है आपको 4, -12, है ना। तो चलिए यहाँ पर करते हैं x1, y1, x2, y2। तो यहाँ पर x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -12, y1 कितना है -1 का होल स्क्वायर। ओके, √4 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 + 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस -11 का होल स्क्वायर, √81 + 121, ये आ जाएगा √202 यूनिट्स। चलिए चेक करते हैं, जरा चेक करते हैं। RB + BC इज इक्वल टू, क्या RC के इक्वल आ रहा है? ये हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन है। अब चलिए चेक करते हैं, RB कितना है 5 प्लस BC कितना है √85, क्या ये इक्वल आ रहा है RC के? RC कितना है √202, नहीं, इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। देखिए कुछ ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? सो R, B and C are not lie on the same straight line। ये हमारे सेम स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स लाई नहीं करते हैं। अब आपको ग्राफ बनाकर भी चेक करना है अपने आंसर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी ग्राफ बनाना है और आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी ग्राफ बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन नंबर 7 का ही ग्राफ जो है वो ड्रॉ करती हूँ। तो देखिए बेटा, आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और फिर अपने आंसर को चेक करते हैं। तो देखिए हमें दिया है R पॉइंट -5, -1, तो ये -5, -1 यहाँ पर आएगा आपका ये पॉइंट। तो ये लिख देते हैं -5, -1 R पॉइंट है। नेक्स्ट है B पॉइंट -2, -5, तो -2, -5, तो यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट। तो यहाँ लिख देती हूँ -2, -5, तो ये क्या नाम है इसका? B पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है C पॉइंट 4, -12, तो 4, -12 यानी कि 4, -12 यहाँ बनेगा ये पॉइंट, है ना, यहाँ बनेगा आपका। तो 4, -12। अब हमारा यहाँ से क्या आंसर आया था कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते हैं। तो देखिए चलिए चेक करते हैं कि क्या ये सही बात है। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने बैठूं तो ये तीनों देखिए ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, एक सीधी लाइन में नहीं हो रहे हैं ना। ये वाला पॉइंट जो है ये इस लाइन पर नहीं आ रहा है। तो ये चलिए हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया ना, चेक हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैं ये स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ। हमारा ये जो ये क्या नाम था इसका? C नाम था ना इस पॉइंट का। ये जो C पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है ना। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो C पॉइंट है ये इस पॉइंट पर लाई नहीं कर रहा है। तो हमने ग्राफ बनाकर भी चेक कर लिया अपने आंसर को, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, हमने किया था अभी पीछे, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो फटाफट से देखते हैं पॉइंट्स क्या है हमारे पास। M पॉइंट है -3, -4, -3, -4, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट -3, -4, क्या नाम है? M। फिर A पॉइंट है 0, 0, A पॉइंट है आपके पास 0, 0। नेक्स्ट क्या है? G पॉइंट है 6, 8, 6 और 8, A यहाँ पर आएगा, है ना, 6 और 8। तो ये क्या नाम है इसका? G। तो इसको ज्वाइन करके देखते हैं क्या ये स्ट्रेट लाइन पर हैं ये तीनों पॉइंट्स। और हमारा आंसर भी क्या था? ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं चेक करके। तो देखिए हाँ, हमारे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये
सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने ग्राफ भी बनाकर चेक कर लिया है ना, ग्राफ बनाकर चेक कर लिया, ये तीनों पॉइंट्स इस सीधी लाइन पर लाई कर रहे हैं, है ना। चेक हो गया ना, हमारा दोनों क्वेश्चन चेक हो गए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ है और ये क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ है। तो आपने दोनों क्वेश्चंस का ग्राफ बनाकर देखना है, अपने आंसर को चेक करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल and an isosceles triangle with one vertex in quadrant third and the other in quadrant fourth। तो बेटा आपको ना क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में तो आपको एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाकर तैयार करना है और सेकंड पार्ट में आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसकी एक वर्टेक्स यानी कि एक कोना जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए और दूसरा कोना फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ओके, अब दोनों ही पार्ट्स में ना आपको अलग अलग कंडीशन दे रखी है, लेकिन दोनों में आपको एक चीज कॉमन दी है। क्या दे रखी है कि ना जो एक वर्टेक्स होगा, दोनों ही केस के लिए बोला है कि ट्रायंगल का एक जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा ओरिजिन होगा। ठीक है, अब आपको तो पता है कि ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं ना। तो यहाँ पर बोला है कि तीनों वर्टिसेस में से जो एक वर्टेक्स होगी ना वो हमेशा ओरिजिन होगा। एक कोना जो होगा वो आपका हमेशा ओरिजिन होगा दोनों के लिए। ठीक है, एक वर्टेक्स आपका ओरिजिन होगा। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको बोला है कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल की दो साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ कि अ राइट एंगल triangle has an angle of 90 degree and an isosceles triangle has two equal sides। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है ना बेटा, आपको बोला है कि जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में तो आपको एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, यानी कि एक जो कोना होगा, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि जो एक कोना होगा ना ट्रायंगल का वो तो हमेशा क्या होगा, एक ओरिजिन होगा। अब बाकी के दो कोने क्या होंगे, आप खुद दिमाग लगाइए, बाकी के दो कोने क्या होंगे, दो कोने क्या होंगे बेटा, हम क्या करेंगे, और ये भी ध्यान में रखना है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए और वो आइसोसेलेस भी होना चाहिए, यानी कि दोनों दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जितनी साइड लूंगी यहाँ पर भी उतना ही साइड ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 0 से लेकर 5 तक लेती हूँ, तो यहाँ से भी मैं क्या करती हूँ, 0 से लेकर 5 तक ही लेती हूँ। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, आप कुछ भी ले सकते हो, 4 4 भी ले सकते हो, 6 6 भी ले सकते हो, 3 3 भी ले सकते हो, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर साइड 0 से लेकर यहाँ 5 तक ले रहे हो, ठीक है, 5 यूनिट्स ले रहे हो, तो आपको ये भी 5 यूनिट्स ही लेना है, सेम लेना है। क्यों? क्योंकि हमें बोला है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल तो हो गया, और आइसोसेलेस कैसे हुआ, ये भी 5 यूनिट्स और ये भी 5 यूनिट्स, दो साइड्स हमारी इक्वल होगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5, 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 5। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको नाम दे देते हैं हम ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल
ओ ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए ओ पॉइंट क्या है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। ठीक है, और फिर क्या है आपके पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,5। ओके, और यहाँ पर आपके पास ये क्या है बी पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स 5,0। तो ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ये तो फिक्स है। ठीक है, ये तो फिक्स है आपका, ये आपका कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, ऑन वाई एक्सिस, और ये कहाँ पर है, ऑन एक्स एक्सिस। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, और आप मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सो ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ ए ओ बी। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ओ पर आपका। तो सो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज OB and OA has same sides and angle AOB is 90 डिग्री। ठीक है, सेम साइड्स लिए आप कुछ भी ले सकते हो, 5 यूनिट्स लिया है मैंने, 5 आप 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप अपने तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हो बेटा। ओके, चलिए देखिए सेकंड पार्ट में आपको बोला है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। यानी कि आपको देखिए मैंने ये दूसरा ले लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक कोना, तो मैंने तो क्या बोला कि दोनों केस में ना एक कोना तो फिक्स है, वर्टेक्स जो एक वर्टेक्स है वो तो आपका एक ओरिजिन ही रहेगा हमेशा, और यहाँ पर बोला है कि एक वर्टेक्स आपने थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बोला है कि एक कोना आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, दूसरा कोना फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट यूज करना है और ये वाला क्वाड्रेंट आपको यूज करना है, यूज करके आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो तैयार करना है। तो दो कोने इधर बनेंगे और ये तीसरा कोना जो है ये तो फिक्स रहेगा आपका ओरिजिन। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्या लूं, बताइए क्या लूं। तो मैं आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से ना एक पॉइंट तो आप फिक्स कर लो, या तो -3 फिक्स कर लो या -4 फिक्स कर लो, आपकी मर्जी। मैं सोच रही हूँ -4 को ना फिक्स कर लेती हूँ। अब -4 से आप क्या करिए, इधर कोई पॉइंट लीजिए x, देखिए y, ये जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहे हैं ये इधर बन रहे हैं ना आपके। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं -4 कॉमन करती हूँ तो इधर से अगर मैं लूँ तो यहाँ पर -3 मैं सोच रही हूँ ले लूँ, और इधर से प्लस का 3 लेने का सोच रही हूँ। तो यानी कि ये देखिए -3 -4 बनेगा, और इधर से मैं लूंगी 3 -4, यानी कि मेरा ये जो -4 है ना बेटा, -4 है, ये तो मेरा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये मेरा फिक्स रहेगा। इसके सामने आप कुछ भी ले सकते हो, अगर इधर -2 ले रहे हो तो इधर प्लस का 2 लेना पड़ेगा, समझ आ रही है बात। इधर -3 ले रही हूँ तो मुझे इधर प्लस का 3 लेना पड़ेगा। मैं एक यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर लो, अगर मैं -3 यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ तो इसके सामने अगर आप -3 ले रहे हो तो इधर +3 ले लीजिए, समझ आ रही है बात। यहाँ पे मैंने -4 फिक्स किया है, तो इस साइड में -3 ले रही हूँ तो इस साइड प्लस का 3 ले रही हूँ। ठीक है, अगर आप इस साइड -5 लेना चाहते हो तो इस साइड आपको +5 का लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर दो, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, इसमें ये जो साइड होगी और ये साइड होगी ये आपकी फिक्स होगी। ठीक है, तो ये P ले लेती हूँ, ये Q ले लेती हूँ, यानी कि ये जो OP और OP और OQ ये आपके इन दोनों की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको लिखकर भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देती हूँ सेकंड पार्ट के। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो मैंने लिए हैं ट्रायंगल ओ ए ओ पी बी, ठीक है। ओ पी बी, ओ के तो कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 जो कि आपका फिक्स है ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद पी क्या है यहाँ पर, ये क्या है ओरिजिन, ठीक है। अब पी पॉइंट जो मैंने लिया है, क्या लिया -3, -4, ये तो कहाँ पर है आपका क्वाड्रेंट थर्ड में, ठीक है। क्वाड्रेंट थर्ड में, जो कि हमें बोला है, जो कंडीशन बोली है उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है। और क्यू पॉइंट क्या लिया है 3, -4, और ये कहाँ पर है क्वाड्रेंट फोर्थ में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ओके। तो देखिए आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये जो है ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और इस तरीके से आपको करना है। मैंने बता भी दिया, आप इसकी जगह कोई और भी पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन आपने जो कंडीशन दे रखी है उसको ही फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आपका तो सेकंड पार्ट का ग्राफ है, और ये आपका फर्स्ट पार्ट का ग्राफ है, ओके। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आया आपको तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे के जो 9 to 16 क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियोस में करेंगे, ठीक है।